इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं राजनीतिक संस्कृति उपागम की, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में 4th यूनिट में अप्रोचेज जो उपागम टॉपिक दिया गया है उसमें है राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, राजनीतिक संस्कृति का अर्थ और परिभाषा क्या है। राजनीतिक संस्कृति यानी पहले संस्कृति को समझे अपन, तो संस्कृति क्या है, सामाजिक जीवन के प्रति दृष्टिकोण है कि किसी समाज में किस तरीके से व्यक्ति का खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, उसकी भाषा है, वो नृजाति प्रजाति इनके आधार पर किस प्रकार का है, वो उसे संस्कृति कहा जाता है। और राजनीतिक संस्कृति की यदि अपन बात करें तो राजनीति के प्रति व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, राजनीति के लिए कैसा सोचता है, किस तरीके से सोचता है, क्या वो राजनीति में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, यह है राजनीतिक संस्कृति। सबसे पहले राजनीतिक संस्कृति शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रयोग किया गया था आमंड के द्वारा। नाम याद रखिएगा, आमंड ने किया था 1956 में, और एक निबंध था इनका कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। इसके अंदर पहली बार राजनीतिक संस्कृति शब्द का प्रयोग किया था। आमंड और पावेल की कोटेशन है कि राजनीतिक संस्कृति राजनीतिक व्यवस्था के लोगों की राजनीति के प्रति मनोवृत्ति या रवैया है। राजनीतिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो लोग रह रहे हैं, ये लोग इस राजनीतिक व्यवस्था के लिए कैसी मनोवृत्ति रखते हैं। चाहे उसकी आलोचना ही करें राजनीतिक व्यवस्था की, चाहे उसकी बड़ाई ही करें, चाहे उसका महत्व ही बताएं, लेकिन यदि वह राजनीति के लिए बात कर रहे हैं, इसका मतलब पार्टिसिपेट करें। जैसे होता है कि अपन, कुछ लोग कहते हैं राजनीति से कोई मतलब नहीं है, यानी राजनीतिक संस्कृति नहीं है वहाँ पर, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। एक ऐसा समाज होता है जो सरकार के हर एक्शन का ध्यान रखती है, वो है राजनीतिक संस्कृति। सिडनी वर्मा की कोटेशन है कि राजनीतिक संस्कृति व्यक्तियों की आस्था, अभिव्यक्त प्रतीकों और मूल्यों की ऐसी धारणा है जिससे राजनीतिक क्रियाओं की परिस्थितियों को अर्थ मिलता है। क्या विशेषताएं हैं राजनीतिक संस्कृति की, फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, क्या लक्षण हैं। देखिए, राजनीतिक व्यवस्थाओं में राजनीतिक संस्कृति संबंधी मात्रात्मक अंतर पाया जाता है। मात्रात्मक अंतर कैसे हो सकता है, कभी चुनावों के टाइम पर कोई व्यक्ति सक्रिय हो जाए जो पूरे वर्ष भर, पूरे 4 साल तक जब तक सत्ता में रहता है कोई, तब सक्रिय नहीं हो, या वह कम सक्रिय हो सकता है, लास्ट टाइम ज़्यादा सक्रिय था, इस बार कम सक्रिय है, यानी मात्रात्मक अंतर पाया जाएगा इनमें। संस्कृति मोटे तौर पर 3 तत्वों का समूह है: विश्वासों का, एम्पिरिकल बिलीफ्स, वैल्यू प्रेफरेंसेस, अभिरुचियों का, और प्रभावी अनुक्रियाएं, अफेक्टिव रेस्पॉन्सेज। ये क्या है, इनको समझने का अपन प्रयास करते हैं। देखिए, अनुभविक विश्वास की अपन बात करें, एम्पिरिकल बिलीफ्स, तो एम्पिरिकल बिलीफ्स का मतलब है अनुभवों से निर्मित जो राजनीतिक विश्वास है, अनुभव से जो राजनीतिक विश्वास आता है, राजनीतिक व्यवस्था के प्रति विश्वास आता है, लेकिन किस तरीके से, अनुभव के आधार पर आता है या नहीं आता है। चाहे विश्वास आए या नहीं आए, दोनों तरीके से राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हो सकता है। विश्वास नहीं होता है तो भी हो सकता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है उसको हटाने का प्रयास किया जाए, किसको हटाया जाए, जो नया दल है उसको सत्ता में लाया जाए। तो अनुभवों से जो विश्वास आता है राजनीति के प्रति, वो अनुभविक विश्वास होता है, जैसे मत देना है या नहीं देना है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं, कोई करिश्माई नेतृत्व ऐसा होता है कि मत देने के लिए हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके भी वोट देने के लिए मतदाता चला आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको विश्वास, राजनीति में कोई विश्वास नहीं है, यदि वह वहाँ पर होंगे उपस्थित तो मत दे देंगे, यदि नहीं होंगे मतदान वाले दिन तो वे नहीं देंगे। दूसरा है मूल्य अभिरुचियाँ, यानी वैल्यू प्रेफरेंस। मूल्य अभिरुचियाँ जैसे साम्यवादी व्यवस्था अच्छी है, पूंजीवादी व्यवस्था अच्छी है, लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है, समाजवादी व्यवस्था अच्छी है, राष्ट्रवाद अच्छा है, या विकास की बातें करेंगे, यह है मूल्य अभिरुचियाँ। कि आप किसे मत देते हैं, किस दल के लिए आप सक्रिय रहते हैं, उस दल के प्रति आप उसकी हर नीति का समर्थन करने लगते हैं, यह मूल्य अभिरुचियों में। प्रभावी अनुक्रियाएं इनके अंतर्गत आते हैं कि जैसा
व्यक्ति अपने जैसे मत दे दिया, उसने कुछ शर्तें रखी किसी राजनीतिक दल के साथ में कि आप हमारे लिए ऐसा करेंगे, इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे, शिक्षा के लिए अच्छा कार्य करेंगे, स्वास्थ्य के लिए अच्छा कार्य करेंगे, यानी और वो संस्था वैसा कार्य करती भी है, विधायिका वैसा कानून बना भी देती है, तो उसके प्रति क्या हो जाएंगे, राजनीतिक व्यक्ति के जो राजनीतिक मनोवृत्ति है वो अनुकूल हो जाएंगे संस्कृति के, इनमें भाग लेंगे। जैसे हित समूह होते हैं, दबाव समूह होते हैं, उनको कोई अच्छा मानता है, कोई बुरा मानता है। फिर बात करते हैं अपन राजनीतिक संस्कृति के प्रकारों की। देखिए मैं फिर आपको बताऊंगा, मैंने यहाँ पॉइंट लिखे हैं क्योंकि मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि नोट्स पढ़ करके एग्ज़ाम फाइट नहीं की जा सकती है, आपको बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। और मेरा यहाँ पे प्रयास ये रहता है कि मैं आपको चीज़ें इस तरीके से समझा दूँ कि जब आप बुक पढ़ने के लिए बैठें तो बुक आपको समझ में आए, क्योंकि क्वेश्चंस बुक से ही आने हैं। नोट से जो क्वेश्चन आएंगे वो सारी दुनिया पढ़ रही है, उसमें आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे, उस कंपटीशन के लेवल को क्रैक नहीं कर पाएंगे। फिर आगे चलते हैं, अपन टॉपिक पे आते हैं, राजनीतिक संस्कृति के प्रकार। आमंड और वर्भा ने 3 प्रकार बताए हैं, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पराधीन राजनीतिक संस्कृति, सहभागी राजनीतिक संस्कृति। इसका उच्चारण क्या होगा मैंने मीनिंग लिख दी है, ठीक है। पराधीन राजनीतिक संस्कृति एंड सब्जेक्टिव पॉलिटिकल कल्चर, और सहभागी राजनीतिक संस्कृति की बात करें तो यानी पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर। ये क्या होते हैं, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन। संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति वो है जिसमें अपन जैसे व्यवस्था सिद्धांत में पढ़ा था ना, इनपुट और आउटपुट, निवेश और निर्गत, इनपुट आउटपुट। सिंपल सी बात है कि संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति यानी राजनीतिक संस्कृति यानी राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है कोई मतलब नहीं है, यानी न तो उनको इनपुट से मतलब है यानी निवेश से मतलब है, और ना ही निर्गतों से मतलब है, ठीक है। आपको निवेश निर्गत तब समझ में आएंगे जब आपने व्यवस्था सिद्धांत देखा है, यानी जो मांग आती है वो निवेश के रूप में आती है, सरकार जो पॉलिसी बनाती है वो नीतियां निर्गत के रूप में बाहर जाती हैं, आउटपुट के रूप में बाहर जाती हैं। तो यहाँ पर न तो सरकार के पास में क्या चीज़ आ रही है क्या मांग आ रही है कोई मतलब नहीं है, सरकार उनके ऊपर क्या एक्शन ले रही है क्या नीति बना रही है उससे भी कोई मतलब नहीं है, इसे कहेंगे संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति। दूसरी है पराधीन राजनीतिक संस्कृति। पराधीन राजनीतिक संस्कृति में क्या होता है, इनपुट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आउटपुट यानी सरकार क्या कर रही है हमारे लिए उससे मतलब होता है कि ये नीति बना दी सरकार ने, ऐसी पॉलिसी बना दी, उससे मतलब होता है। लेकिन सरकार के पास में डिमांड क्या जा रही है, उनके ऊपर क्या वो एक्शन ले रही है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। और सहभागी राजनीतिक संस्कृति में इनपुट और आउटपुट दोनों से मतलब होता है जनता को। जनता सक्रिय रूप से ध्यान रखती है कि सरकार के पास जो डिमांड गई है उसके ऊपर क्या चल रहा है, क्या उसके ऊपर विधायिका कानून बना रही है, क्या उसके ऊपर चर्चाएं हो रही हैं, इनका भी ध्यान रखा जाता है। किस रूप में उसको एक्सेप्ट करके आउटपुट के रूप में बाहर निकाला जा रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ों से यहाँ पर मतलब होता है। यह है सहभागी राजनीतिक संस्कृति। फिर आगे अपन बात करते हैं, यानी सिंपल सी बात अपन कहें तो लोग राजनीतिक प्रक्रिया में रुचि रखते हैं, यहाँ पर निवेश निर्गत इनपुट आउटपुट दोनों से मतलब रखते हैं, और ऐसी स्थिति को कहा जाता है राजनीतिक समाजीकरण। एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, ये टॉपिक है। लेकिन अभी क्या है, जो सिलेबस में मेन टॉपिक दिए गए हैं उनके ऊपर मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। इन्हें कहा, ये जो आमंड ने बताए हैं ये प्रकार, आमंड और पावेल दोनों ने बताए हैं, आमंडे और वर्भा ने बताए हैं ये 3 प्रकार। इन तीनों प्रकारों को कहा जाता है विशुद्ध प्रकार, के प्योर टाइप्स कहा जाता है। एक और वो निर्मित प्रकार के बारे में भी बताता है। वापस समझ लेना, विशुद्ध प्रकारों के बारे में ध्यान से सुनना। विशुद्ध प्रकार जो बताए हैं, जो 3 प्रकार अपने पढ़े हैं, संकीर्ण राजनीतिक संस्कृति, पराधीन राजनीतिक संस्कृति और सहभागी राजनीतिक संस्कृति, ये 3 प्रकार बताए हैं आमंड और वर्भा ने। आमंड और वर्भा ने ये प्रकार बताए हैं, जबकि आमंड अकेला, वहाँ पे आमंड भी था और सिडनी वर्भा भी था, यहाँ पे केवल आमंड है जिसने इन 3 शुद्ध प्रकारों को भी माना है, इनके अलावा 3 निर्मित प्रकार भी माने हैं। संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति,
संकीर्ण संस्कृति है, लेकिन साथ साथ में अपने आउटपुट का ध्यान रखती है कि सरकार क्या नीति बना रही है। संकीर्ण पराधीन राजनीतिक संस्कृति। पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति, जैसे ही सरकार ने नीति बनाई, अब वे उसके ऊपर अपना रिएक्शन देंगे कि सही है या गलत है। उनको इनपुट से कोई मतलब नहीं था यहाँ पर, ना तो इनपुट से मतलब संकीर्ण पराधीन में है, ना इनपुट से मतलब पराधीन सहभागी में है, लेकिन यहाँ पर मतलब है संकीर्ण पराधीन में आउटपुट से, और पराधीन सहभागी में जैसे ही नीति बना दी उसके ऊपर अपनी राय व्यक्त करेंगे। और संकीर्ण सहभागी राजनीतिक संस्कृति यानी मतलब कुछ भी नहीं है, लेकिन जैसे ही नीति बना दी इनपुट के रूप में अपना समर्थन यानी रिएक्शन उसके ऊपर देंगे और सरकार तक पहुंचाएंगे। यह है सहभागी। यहाँ भी सरकार के पास अपना रिएक्ट है उसको पहुंचाएंगे, लेकिन यहाँ पे आउटपुट का भी ध्यान रखते हैं। ध्यान रखना, वापस समझ लेना। पराधीन सहभागी राजनीतिक संस्कृति यानी पराधीन में आउटपुट का भी ध्यान रख रहे हैं और बाद में उसके ऊपर अपनी राय दे रहे हैं जो नीति उनके पास में पहुंची है। संकीर्ण सहभागी में इनपुट आउटपुट से कोई मतलब नहीं है, लेकिन अपना रिएक्शन देंगे, जो नीति बनी है उसके ऊपर अपनी राय देंगे। फिर आता है राजनीतिक संस्कृति के नियामक। नियामक का मतलब कि राजनीतिक संस्कृति को रेगुलेट करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो टालकोट पार्सन्स जो विचारक हैं, इन्होंने 3 नियामक तत्व बताए हैं और इन्हीं से व्यक्ति की राजनीतिक सक्रियता घटती है या बढ़ती है। कई बार ऐसा होता है कि राजनीति में व्यक्ति बढ़ चढ़ करके भाग लेता है, किसी एक दल का समर्थन भी करता है, लेकिन कुछ ऐसी घटनाओं के बाद वह राजनीति से अलग हो जाता है। यानी हो सकता है कि यानी कहने का मतलब उसकी राजनीतिक संस्कृति घट गई। और कई बार ऐसा होता है कि राजनीतिक संस्कृति में अपनी सक्रियता बढ़ जाती है। तो ये 3 नियामक तत्व हैं जो डिसाइड करते हैं कि राजनीतिक संस्कृति या राजनीतिक सक्रियता में भागीदारी बढ़ेगी या कम होगी। पहला है सब्जेक्टिव इंटरेस्ट यानी व्यक्तिपरक हित। सब्जेक्टिव इंटरेस्ट व्यक्तिपरक हित। कई बार व्यक्ति राजनीति में भाग नहीं लेता, लेकिन उसका कोई जानकार, मित्र, पड़ोसी या रिश्तेदार मान लीजिए एमएलए और एमपी के चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो रहा है, तो व्यक्ति क्या करेगा, उसको वोट देने के लिए हज़ारों मील दूर से भी चल कर के आ जाएगा और उसको मत देगा। यानी व्यक्ति का यदि खुद का हित है, स्वयं का हित है, व्यक्ति अपने हित की साधनों के लिए, अपने हित की पूर्ति के लिए राजनीतिक संस्कृति में सकारात्मक रूप से भाग लेता है। और यदि व्यक्ति के हित में वो बाधक हो गई है किसी कारण से, तो वो उसमें भाग नहीं लेगा। तो व्यक्तिपरक हित है। दूसरा है पार्टिसिपेंट यानी सहभागिता। इसमें क्या बात आएगी, सहभागिता में है कि राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति, ये राजनीतिक व्यवस्था है और इस राजनीतिक व्यवस्था में व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत, सार्वजनिक या किसी और कोई भी उद्देश्य हो सकता है, कोई मानवीय उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या दिखावे के लिए सहभागी बन जाता है। तो यह है सहभागिता। पॉलिटिकल बिलीफ्स कुछ ऐसा होता है जिसे राजनीतिक ये व्यवहारिक वो है भाग। पॉलिटिकल बिलीफ्स यानी किसी दल में शुरू से ही वो है, विश्वास है कि दल तो बढ़िया है, तो राजनीतिक बिलीफ उसमें यानी राजनीति में जो विश्वास है वह भी उसकी राजनीतिक सक्रियता को बढ़ा सकता है। फिर अपन बात करते हैं आगे राजनीतिक संस्कृति के परिवर्ते। परिवर्ते का मतलब है कि ऐसे कौन से तत्व हैं जो राजनीतिक संस्कृति में चेंजेस लाते हैं, जो राजनीतिक संस्कृति में चेंजेस लेकर के आते हैं। पहला है कॉग्निटिव ओरिएंटेशंस। इसको अपन थोड़ा सा अलग टाइप से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन मतलब ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण। बहुत अच्छे से समझ में आएगा, 2 मिनट आप मेरे साथ बने रहिए। ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण किन्हीं नॉलेज की वजह से
राजनीति में सक्रियता बढ़ जाती है या घट जाती है? किस तरीके से? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक दल है जो दूसरे दल की बहुत आलोचना कर रहा है आजकल, यानी जवाहरलाल नेहरू ने, इंदिरा गांधी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने कितने ही अच्छे काम किए हों, एक दूसरा दल ये कहता है कि ये पार्टी, ये दल बहुत ही गलत था। सिर्फ एग्जाम्पल है मेरा, किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूं, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तिपरक, व्यक्तित्व प्रधान राजनीति भारत में चल रही है अभी, तो किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल है जो समझाना मेरे लिए ज़रूरी है यहाँ पर। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने नॉलेज के कारण, और दूसरा व्यक्ति है जिसने पढ़ा है कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, या इनको देखा है, इनने भी कार्य किया था। ऐसा नहीं है कि विकास पिछले 5 साल 6 साल में ही हुआ है, डेवलपमेंट पहले से हो रहा था, और एक सतत चलने वाली गत्यात्मक प्रक्रिया है विकास। एक दिन में डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो इससे क्या होगा, उसकी राजनीतिक सक्रियता या तो बढ़ेगी या घट जाएगी उसके नॉलेज के कारण। तो नॉलेज क्या हुआ, व्यक्तिपरक हुआ, सब्जेक्टिव हो गया। अब देखिए, ऊपर अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था अभी, कौन सा वाला, नियामक तत्व, जो टालकोट पार्सन्स बताता है। तो जो सब्जेक्टिव इंटरेस्ट है, इसको डिसाइड कौन कर रहा है, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव को कॉग्निटिव याद रखिए, मैंने इंग्लिश में इसीलिए लिखा है कि हिंदी के बुक्स में क्या है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम लिखा हुआ आ रहा है। तो कॉग्निटिव, वैसे संज्ञानात्मक बोलते हैं इसको। तो ज्ञानात्मक अभिमुखीकरण किसका निर्धारण कर रहा है, सब्जेक्टिव इंटरेस्ट का। मैं वहाँ पे लिख देता हूँ इसको। ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए एक बार, क्योंकि ये उसी से कोरिलेट कर रहे हैं। जो राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन हैं, वो राजनीतिक संस्कृति के इन नियामकों से कोरिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इन 3 पॉइंट को आप लिख लीजिए एक बार, सब्जेक्टिव इंटरेस्ट, पार्टिसिपेशन, और तीसरा है पॉलिटिकल बिलीफ्स। अब देखिए, कॉग्निटिव ओरिएंटेशन कैसे राजनीतिक संस्कृति के नियामक को प्रभावित कर रहा है, व्यक्तिपरक, सब्जेक्टिव, मैंने लिख दिया यहाँ पर सब्जेक्टिव। दूसरा है अफेक्टिव ओरिएंटेशंस। अफेक्टिव का मतलब है भावात्मक अभिमुखीकरण, यानी ये सहभागिता को बढ़ाता है, पार्टिसिपेंट को बढ़ाता है। ये व्यक्तिपरक हित को बढ़ाएगा, ये पार्टिसिपेंट को बढ़ाएगा, सहभागिता को बढ़ाएगा। ठीक है। तीसरा है एवोल्यूटिव ओरिएंटेशंस, मूल्यांकनात्मक अभिमुखीकरण। मूल्यांकनात्मक, एवोल्यूटिव, मूल्यांकन किया जाता है कि सही है या गलत है, क्या बीजेपी की नीतियां सही है, क्या बीजेपी जो लांछन लगाती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या वो सही है। यानी मूल्य एवोल्यूट करेगी, किया जाएगा, और एवोल्यूट के बाद में क्या होगा, एक राजनीतिक बिलीफ बन जाएगा, यानी पॉलिटिकल बिलीफ का निर्माण होता है। पॉलिटिकल बिलीफ का निर्माण हो जाएगा, और इसी से राजनीतिक सक्रियता या तो बढ़ेगी या घट जाएगी। तो ये जो 3 पॉइंट हैं, ये तो है राजनीतिक संस्कृति के रेगुलेट करने वाले पॉइंट, सब्जेक्टिव, पार्टिसिपेंट, पॉलिटिकल बिलीफ्स। ये 3 है कि इनमें परिवर्तन कैसे आएगा, सब्जेक्टिव, सहभागिता, और पॉलिटिकल बिलीफ में चेंजेस कैसे आ सकता है। तो कॉग्निटिव के कारण चेंजेस आ सकता है, कॉग्निटिव के कारण चेंजेस आएगा सब्जेक्टिव में, अफेक्टिव के कारण चेंजेस आएगा पार्टिसिपेशन में, और एवोल्यूटिव के कारण चेंजेस आएगा पॉलिटिकल बिलीफ में। आई होप अंडरस्टैंड। फिर आगे चलते हैं अपन। राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन के बाद में आता है राजनीतिक संस्कृति के आयाम, यानी डायमेंशंस क्या है। तो ये याद रखने आपको ऐसे कैसे, एग्जाम में यही आता है, ऑप्शन ऐसे कैसे दिया हुआ होता है। आमंड और वर्भा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम बताए हैं आमंड और वर्भा ने। नेशनल आइडेंटिटी, ठीक है, यानी राष्ट्रीय अभिज्ञान, आइडेंटिफिकेशन विद वंस फेलो सिटीजन्स, यानी साथी नागरिकों के साथ अभिज्ञान। तीसरा है बिलीफ अबाउट गवर्नमेंटल आउटपुट्स, बिलीफ शासन निर्गतों के बारे में विश्वास। बिलीफ अबाउट डिसीजन मेकिंग, यानी निर्णयकारिता के बारे में आस्थाएं। ये क्या हैं,
इनको समझते हैं। राजनीतिक संस्कृति के 4 आयाम हैं, 4 डायमेंशंस हो सकते हैं। यानी ये बताने का प्रयास कर रहा है कि एक तो राजनीतिक संस्थाएं जो हैं, कौन सी हैं राजनीतिक संस्थाएं? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका मुख्य रूप से संस्थाएं हैं। तो राजनीतिक संस्थाओं के प्रति लोगों का विश्वास कैसे बनता है, और फिर उनकी जो नीतियां आती हैं, जो पॉलिसी बनाती है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसे जनता कहाँ तक उसमें भाग लेती है, कहाँ तक प्रभावित करती है, इसके 4 आयाम बताए हैं सिडनी वर्मा ने। समझ गए आप मेरी बात? पहला तो है कि ये संस्थाएं हैं, दूसरा है ये लोग हैं, ये संस्था में किस तरीके से भागीदारी देते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक तो है नेशनल आइडेंटिटी, राष्ट्रीय अभिज्ञान, देश के बारे में कितना नॉलेज है, एक देश की जनता इन संस्थाओं के बारे में कितना नॉलेज रखती है। दूसरा है साथी नागरिकों के साथ अभिज्ञान, कि आपस में नागरिक मिलते हैं, चर्चा करते हैं, फिर वो पार्टिसिपेंट करते हैं। तीसरा है बिलीव अबाउट गवर्नमेंटल आउटपुट्स। देखिए जो नेशनल आइडेंटिटी है ना, इसका निर्माण इसी से होता है कि आपस में जब साथी नागरिकों में ज्ञान होता है तभी नेशनल आइडेंटिटी का निर्माण होता है, राष्ट्रीय अभिज्ञान का निर्माण होता है। तीसरा है बिलीव अबाउट गवर्नमेंटल आउटपुट्स, जो नीति बनाई है सरकार ने उन नीतियों के ऊपर किस तरीके से विश्वास क्रिएट होता है, यह है बिलीव। चौथा पॉइंट है निर्णयकारिता के बारे में, जो निर्णय लिया है सरकार ने उनमें आस्थाएं हैं या नहीं हैं। यदि आस्थाएं नहीं होंगी तो राजनीतिक सक्रियता घट जाएगी, आस्थाएं होंगी तो राजनीतिक सक्रियता बढ़ जाएगी। ये राजनीतिक संस्कृति टॉपिक पर मेरा डिस्कशन था। लॉट ऑफ थैंक्स। वो फोर्थ यूनिट का पहला जो टॉपिक है अप्रोचेज, वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें यदि आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, संडे को आपको इसको जवाब मिल जाएगा। लॉट ऑफ थैंक्स।